नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। मेहनत से कभी जी ना चुराना, मेहनत से कभी जी ना चुराना, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं होती। मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ आज के क्लास में मैं जतरू बड़ाइक आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से 10वां पाठ मीठी सारंगी पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको बताई गई थी, जो कुछ आपको सिखाई गई थी, आपने उसका अभ्यास जरूर किया होगा। बच्चों, जो बातें आपको सिखाई जाती हैं उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। इसलिए अभ्यास करते रहिए और जीवन में नई नई बातें सीखते रहिए। बच्चों, आज हम दूसरी क्लास के 10वें पाठ मीठी सारंगी का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले क्यों ना इस कहानी को एक बार सुन ली जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में आपको सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए सुनते हैं यह कहानी। बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक दिन गांव में कौन आया? हाँ, एक सारंगी वाला आया। वह बहुत ही अच्छी तरह से सारंगी बजाता था। लोगों को सारंगी की धुन बहुत पसंद आई और लोगों ने यह कहना शुरू किया कि सारंगी की धुन बहुत ही मीठी है। गांव वालों के बीच में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला। उस व्यक्ति का नाम क्या था? भोला। वह सुन रहा था कि मीठी सारंगी इसे क्यों कहा जा रहा है। उसके मन में यह विचार आया कि शायद सारंगी में ऐसी कोई चीज है जिसका स्वाद मीठी है। बच्चों, वह सोचा कि मुझे तो मिठास का कोई आभास हो ही नहीं रहा है। शायद सारंगी वाले के पास जाकर बैठूं तो हो सकता है कि मुझे मिठास का आभास हो। प्यारे बच्चों, यह सोचकर भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। पर यह क्या, वहां बैठने के बाद भी भोला को मिठास का आभास हुआ ही नहीं, जबकि सभी गांव वाले कह रहे हैं मीठी सारंगी, मीठी सारंगी। लेकिन भोला मिठास का आभास कर ही नहीं पा रहा था। धुन सुनते सुनते काफी रात हो गई थी, इसलिए गांव वाले अपने अपने घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब भोला चुपचाप उठा, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन था। वह जानना चाहता था कि लोग सारंगी को मीठी सारंगी, मीठी सारंगी क्यों कह रहे हैं, जबकि मुझे तो मिठास का आभास हुआ ही नहीं। फिर जानते हो क्या हुआ? भोला चुपचाप सारंगी के पास गया और सारंगी का खोल खोलकर सारंगी बाहर निकाला। फिर क्या हुआ जानते हो? उसके बाद भोला सारंगी को लेकर जीभ से उसे चाटने लगा। फिर भी उसे मिठास का आभास नहीं हुआ।
फिर वह गुस्से से सारंगी को हिलाने लगा। हिलाने के बाद आपको याद है ना क्या हुआ? हाँ, भोला ने सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास लेकर अपने मुंह के अंदर उड़ेला। क्यों उड़ेला होगा? क्योंकि भोला के मन में यह बात होगी, शायद सारंगी के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका स्वाद मीठा है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारंगी के अंदर कोई चीज था ही नहीं। अब भोला को गुस्सा आ गया। वह सारंगी को उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया। उसके बाद चुपचाप जाकर अपने जगह पर सो गया। फिर कुछ समय के बाद सवेरा हो गया। लोग सारंगी ढूंढने लगे। सारंगी ना पाकर गांव वाले और सारंगी वाला बहुत दुखी हो गए और आपस में बातचीत करने लगे कि सारंगी कहाँ चला गया। कितनी प्यारी, कितनी मीठी धुन थी। भोला ये सब सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्या खाक मीठी सारंगी? इसमें कोई मिठास है ही नहीं। गांव वाले ने उससे पूछा, आखिर सारंगी कहाँ है? तब भोला ने फिर से गुस्से से कहा, मैंने सारंगी को गांव से बाहर फेंक दिया। गांव वाले दुखी होकर अपना सिर पीट लिए, मतलब दुखी हो गए और सोचने लगे कि भोला सचमुच कितना भोला है। बच्चों, भोला को संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह समझ ही नहीं पा रहा था कि लोग मीठी सारंगी क्यों कह रहे हैं। वास्तव में सारंगी की धुन बहुत मधुर थी। सारंगी की धुन सुनकर लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन भोला यह समझ रहा था कि सारंगी के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसका स्वाद मीठा है। तो बच्चों, कहानी से संबंधित यादें शायद आपकी ताजी हो गई हैं, तो हम बढ़ेंगे अभ्यास कार्य की ओर। तो चलिए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। भाग 2 के अंतर्गत, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। यह रहा पहला अभ्यास। अभ्यास का नाम है सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। और आखिरी है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो कहानी याद करके यह बताइए कि कौन सा वाक्य सही है। तो सही कथन है, सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसे देखिए। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं, कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी न लगे। बच्चों, कड़वी बात का अर्थ है ऐसी बात जो सुनने में
किसी को भी अच्छी ना लगे। इसलिए जब कभी आप बात करते हैं तब यह ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है कहानी से। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। यहां पर देखिए, भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। बच्चों, जैसे कि कहानी में मैंने बताया कि भोला यह समझकर परेशान था कि लोग मीठी सारंगी क्यों कह रहे, जबकि उसे तो कोई मिठास का आभास हो ही नहीं रहा है। या जानने के लिए कि सारंगी मीठी है या नहीं, सबसे पहले भोला ने क्या किया? भोला ने सारंगी को अपने जीभ से चाट कर देखा। उसके बाद उसने सारंगी को लेकर सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास लाकर मुंह के अंदर उड़ेला। फिर भी उसे मिठास का कोई आभास नहीं हुआ, क्योंकि सारंगी में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जिससे मिठास का पता चले। सारंगी की धुन मीठी थी, मतलब अच्छी थी। इसलिए भोला यह सोचने लगा कि बाकी सभी लोग झूठ बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। यहां पर आप देखिए, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। बच्चों, भोला के हिसाब से जिस प्रकार से हम मीठी चीज खाते हैं तो हमें मिठास का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार जिस सारंगी को मीठी कहा जा रहा है, उसे सुनने से भी हमें मिठास का आभास होना चाहिए, जो कि भोला को नहीं मिल रहा था, क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। वह समझ रहा था कि सारंगी से भी कोई ना कोई मीठी चीज उसे मिलेगी जिसका स्वाद मीठा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, ग है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। जैसा कि कहानी में आपने सुना कि भोला यह जानने के लिए कि सारंगी में मिठास है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले क्या किया उसने
सारंगी को लेकर अपने जीभ से चाटा। उसके बाद इससे भी जब उसे मिठास का पता नहीं चला तो उसने क्या किया, सारंगी को लेकर सारंगी में जो एक छेद होता है उसे अपने मुंह में उड़ेला, यह सोचकर कि अगर सारंगी के अंदर कोई चीज है जिसका स्वाद मीठी है तो उसे मिठास का आभास होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? बच्चों, खोल का अर्थ पिछली क्लास में आपने समझ ली थी। यहां पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं। यहां देखिए, ये खोल है या कवर कह सकते हैं जिसके अंदर गिटार या सारंगी रखा जाता है। बच्चों, जिस तरह से आप अपने पुस्तक बैग के अंदर रखते हैं और सारे पुस्तकों में कवर चढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसी तरह वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसे कवर में रखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सारंगी वाले ने भी अपने सारंगी को धूल, मिट्टी, पानी आदि से बचाने के लिए सारंगी पर खोल चढ़ाया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ख है और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं और इसका अनुभव भी आपको है। आप किन किन चीजों पर खोल चढ़ाते हैं? सबसे पहले तो अपने पुस्तकों पर, ठीक है। फिर आपने देखा होगा घर में तकिया है, तकिया पर भी कवर चढ़ाया जाता है, खोल चढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर सोफा भी आपके घर में होगा तो सोफे पर भी खोल चढ़ाया जाता है। अगर स्कूल में आपने देखा होगा, आपके स्कूल में तबला, हारमोनियम आदि है तो उस पर भी खोल चढ़ाया जाता है जिससे इनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है गाओ बजाओ। यहां पर देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, ढफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। आप यहां पर चित्र भी देख सकते हैं। यह सारंगी है जैसे कि आप जानते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने ये सब चित्र दिखाए थे। ये ढोलक है, ये इकतारा है, इसे आपने शायद पहली बार देखी होगी और इससे तो आप परिचित हैं। तबला, शायद आप में से कुछ लोग इसे भी पहचानते होंगे। ये बांसुरी है, इसे शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन टीवी में जरूर देखी होगी। इस वाद्य यंत्र का नाम है शहनाई, इसे भी शायद आपने टीवी में देखी होगी। ये है ढफली, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या है, सितार, इसे भी आपने देखा होगा। किसी किसी स्कूल में यह वाद्य यंत्र भी होगा। यह क्या है, गिटार। और यहां पर आप देख सकते हैं यह किस वाद्य यंत्र का चित्र है, हाँ यह क्या है, हारमोनियम। तो ये सभी चित्र वाद्य यंत्र को दर्शाते हैं। अब इससे संबंधित अभ्यास हम करते हैं। अभी आपने बहुत सारे संगीत के बाजों का चित्र देखा।
ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर इनके नाम सही जगह पर लिखो। बच्चों, आपने कई तरह के वाद्य यंत्र देखे। उनमें से कुछ कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनके तारों को छेड़कर उसे बजाया जाता है और कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिस पर थाप देकर उसे बजाया जाता है। ठीक है। और कुछ कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें तार को छेड़े बिना या थाप दिए बिना बजाया जाता है। तो पहले देखेंगे कि तार वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। इससे पहले मैंने चित्र दिखाया आपको, उसे याद कीजिए कि किन किन वाद्य यंत्रों में तार होता है। तो सबसे पहले तो सारंगी से आप परिचित हैं और सारंगी से संबंधित ही हमारा ये पाठ है। तो सारंगी आपने देखा, उसमें तार होता है। फिर इकतारा, उसमें भी तार होता है। इकतारा क्यों इसे कहा जा रहा है? इसमें सिर्फ एक ही तार होता है, जैसे कि आपने चित्र में देखा। सितार और गिटार, ये सभी वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिसमें तार को छेड़कर धुन निकाली जाती है। अब देखते हैं उन वाद्य यंत्रों को जिन पर थाप देकर धुन निकाली जाती है या इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र हैं ढोलक, तबला और डफली। अन्य में उन वाद्य यंत्रों को हम ले रहे हैं जिन्हें ना तो तार छेड़कर बजाया जाता है और ना ही थाप देकर। ऐसे वाद्य यंत्र हैं बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। बच्चों, आप यहां पर देखिए, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। ऊपर लिखे का अर्थ है क्या? जो इससे पहले अभ्यास हमने किया उसमें आपने कई वाद्य यंत्रों का नाम लिखा, ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। किन जगहों पर? रेलगाड़ी या बस में। रेलगाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस भी देख सकते हैं। बच्चों, रेलगाड़ी तो हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप मुख्य भूमि गए होंगे और रेलगाड़ी में सफर किए होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी के अंदर कुछ लोग गाना बजाना भी करते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि रेलगाड़ी में इन वाद्य यंत्रों को बजाया भी जाता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, इकतारा, डफली और बांसुरी। बस में भी मुख्य भूमि में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। बस और रेलगाड़ी में तो आपने देख ली कि किन किन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। अब आपको बताना है कि घर पर किसी अवसर पर, मतलब घर पर अगर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे भजन कीर्तन या कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, तो किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शहनाई, अगर आपके घर में शादी का अवसर है तो शहनाई का प्रयोग किया जाता होगा। ढोलक, ढोलक तो अक्सर कोई भी कार्यक्रम होता है तो ढोलक का प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम, हारमोनियम भी घर में अगर कोई कार्यक्रम है
तो हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। भजन कीर्तन में बच्चों, मंदिर में भजन कीर्तन किया जाता है, वहां पर भी ढोलक, हारमोनियम आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसे तो आप जरूर जानते होंगे। स्कूल में किसी अवसर पर किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्कूल में तो भाई ढोलक का प्रयोग होता है, हारमोनियम का भी प्रयोग होता है और तबला तथा गिटार का भी प्रयोग स्कूल में किया जाता है। आपने इसका अनुभव भी जरूर किया होगा और हो सकता है आपको कभी इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने का अवसर भी मिला होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है चटखारे। चटखारे का अर्थ क्या होता है बच्चों, जानते हैं? क्या कभी आपने अचार चाट कर देखी है? अरे अरे रे, अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। संभालिए अपने आप को, कहीं पानी मुंह से ना गिर जाए। अचार चाटते कैसे ऐसे चाटते हैं, है ना? इसी को कहते हैं चटखारे लेना। ठीक है, यहां पर देखिए, इस कहानी में मिठास की बात है। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? आप उत्तर देख सकते हैं। मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन आदि चीजें पसंद है। भाई, आपको जो जो मीठी चीजें पसंद है उनका नाम आप लिखिएगा। यहां पर कुछ चीजों की नाम मैंने बता दी है। यहां पर खीर है, देखिए, हलवा है, बर्फी है और देखिए ताजे ताजे रसगुल्ले हैं, है ना? तो ये सब चीज शायद आपको जरूर पसंद होगी। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई मीठी चीज पसंद है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? बच्चों, खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, बल्कि इसके और भी स्वाद होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मीठी स्वाद के अतिरिक्त खाने की चीजों में और कैसा कैसा स्वाद होता है। आप देख सकते हैं। नहीं, खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। तो बच्चों, खाने पीने की चीजों का स्वाद मीठा के अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है? नमकीन हो सकता है, कसेला हो सकता है। कुछ कुछ खाने की वस्तुएं ऐसी होती है जिसका स्वाद कड़वा भी होता है। क्या बता सकते हैं? करेला एक ऐसा सब्जी है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा भले ही हो, लेकिन ये सब्जी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका स्वाद तीखा होता है, जैसे मिर्ची। मिर्ची काफी तीखी होती है ना? फिर भी उसका सेवन करना हम पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। देखो बच्चों, यहां पर बहुत सारी वस्तुओं का नाम लिखा हुआ है। इनको स्वाद के हिसाब से हमें सजाना है। उससे पहले देखें कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आम, देखिए यहां पर आम दिखाया गया है, पका हुआ आम, ठीक है। मिर्च का अचार आप यहां देख सकते हैं, मिर्च का अचार। जलजीरा, ये रहा जलजीरा। नींबू,
शहद, ये शहद है। चीनी, यहां देख सकते हैं आप चीनी। नमक, यह रहा नमक। दूध, दूध। आंवला, यह रहा आंवला का चित्र। करेला और अदरक। तो आपने इन सब चीजों को देख लिया। बच्चों, अब हम खाने पीने की चीजों को उसके स्वाद के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो खाने पीने की चीज आपने देखी उसमें कौन कौन से चीज ऐसे हैं जिसका स्वाद मीठा है। उनमें से है आम। आम जो है पका हुआ आम होना चाहिए। अगर कच्चा आम होगा तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा, ठीक है। मीठा आम, आम जो है मीठा कब होगा? जब वह पक जाए, ठीक है। फिर शहद, चीनी, दूध आदि का स्वाद भी मीठा होता है। तीखा, मिर्च का अचार, उसका स्वाद कैसा होगा? तीखा होगा। आपने कभी चखा भी होगा इसे। खट्टा, खट्टा जो खाने पीने की चीजें आपको दिखाई गई थी उसमें से नींबू और आंवला है जिसका स्वाद खट्टा है। ऐसे भी अनेक चीजें आपने देखी जिसका स्वाद ना तो मीठा है और ना तीखा है और ना ही खट्टा है। ऐसे चीजों को हमने अन्य में रखा है। ऐसे चीज हैं जलजीरा, नमक। नमक का स्वाद तो आप सभी को मालूम है कैसा है? नमकीन है। करेला, करेला का स्वाद कैसा है? कड़वा है। अदरक, इसका स्वाद भी हल्का तीखा रहता है, इसलिए इसे अन्य में रखा गया है। बच्चों, इस तालिका में जिन जिन चीजों का नाम लिखा गया है इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ चीजों का नाम याद आता हो जिसका स्वाद मीठा, तीखा, खट्टा हो, ऐसे चीजों का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों, आज का अभ्यास आपने अच्छी तरह से समझ ली है। आपने अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से कर लिया है। तो क्यों ना चलते चलते हम एक सुविचार सुने। हम सुनेंगे महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के सुविचार। यहां पर आप देख सकते हैं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। प्यारे बच्चों, इस सुविचार का अर्थ यह है कि आप जब भी कोई कार्य करना आरंभ करते हैं, आरंभ करने से पहले अच्छी तरह से उस कार्य के विषय में सोच समझ लीजिए। और जब आप कार्य आरंभ कर देते हैं उसके बाद आप तब तक ना रुकें जब तक वह कार्य सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो जाती है। तो बच्चों, आप जिस काम में लग जाते हैं उस काम को सफलतापूर्वक करके ही छोड़िए, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपने मीठी सारंगी पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी तरह से कर ली है और सारा अभ्यास अच्छी तरह से समझ ली, मुझे ऐसा उम्मीद है। बच्चों, आप जिन जिन वाद्य यंत्रों के बारे में जानते हैं उनका नाम लिखिए। साथ ही साथ उन वाद्य यंत्रों का चित्र भी बनाइए। और आप क्या भोजन पसंद करते हैं उस भोजन का स्वाद के आधार पर नाम भी लिखिए। और अपने दोस्तों के साथ वाद्य यंत्रों और अपनी पसंद की भोजन के विषय में चर्चा कीजिए और
अपने दोस्तों के पसंद के विषय में भी जानकारी हासिल कीजिए। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नई उमंग और नए पाठ के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखिए और स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।